नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 13 मार्च 2023 को एसएससी CHSL के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक शेयर अभी कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट में अगर आपको क्वेश्चन याद है आप 8181819473 पे डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। बाकी सभी शिफ्टों का PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको डेली PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2023 का अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसका आयोजन भारत में हुआ था। बात करते हैं, टीम इंडिया ने अंडर-19 वीमेंस T20 विश्व कप 2023 के जो कि खिताब पर कब्जा कर लिया। उसने इंग्लैंड को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने शेफाली वर्मा की कप्तानी में यह खिताब जीता है। ठीक है, और एक और प्रश्न आया था दोस्तों कि 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा, मतलब इसका मेज़बान कौन करेगा, मेज़बानी कौन करेगा। तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो संविधान, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया देता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, ये बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद और कुछ प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति का कार्यकाल की शर्तें, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव शामिल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छऊ नृत्य भारत के किस दिशा का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्वी भारत का लोक नृत्य है। बात करते हैं दोस्तों, तो छऊ जो कि नृत्य में वे नृत्य है जो कि समूहों या फिर जनजातियों के बीच एक अनुष्ठान के रूप में उत्पन्न हुई है, जिनके अपनी अद्वितीय विशेषता, ये नृत्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे तो छऊ या फिर छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलनों में शामिल करता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही कारण है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो यह महाभारत और रामायण स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। एक सदी से भी अधिक पुराने इस नृत्य रूप को शाही परिवारों, अमीर जमींदारों और क्षेत्र के ब्रिटिश गवर्नरों के संरक्षकों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में आधिकारिक तौर पे भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। नृत्य शैली और उनके राज्य जो कि मैंने यहाँ पे कुछ बता दिए हैं, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुर का जो कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य जो कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम में मनाया जाता है। तो पूर्वी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा उस प्रश्न का। एक प्रश्न आया था कि पीतल और कांस्य को मिलाकर कौन सा तत्व बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। बात करते हैं एक मिश्र धातु, दो धातुओं का एक सजातीय मिश्रण या फिर धातु
और अधातु का मिश्रण होता है। इसके घटकों के गुण जो कि हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण धातु है। कांस्य कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु है। पीतल और कांस्य दोनों में तांबा उभयनिष्ठ होता है। पीतल एक की बात करते हैं दोस्तों, तो पीतल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातुओं में से एक है। यह स्थायित्व जो कि संक्षारण, प्रतिरोध और उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। पीतल में सोने जैसी आकृति होती है। वही बात करते हैं दोस्तों कांस्य की, तो कांस्य कठोर और भंगुर होता है। कांस्य धातु से धातु घर्षण को कम प्रदर्शित करता है। इस गुण के कारण इसे बॉल बेयरिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। समुद्री जल से जंग के लिए उचित प्रतिरोधी भी है, इसको माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें एलन जो कि एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जो कि जीलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, किस साल में हुई थी, ये पूछा गया था। 11 जून 1665 में हुई थी। बात करते हैं किन के बीच में हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी। बात करते हैं दोस्तों पुरंदर की संधि पर 11 जून 1665 को राजपूत शासक जय सिंह प्रथम जो मुगल साम्राज्य के सेनापति थे और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वही बात करते हैं जब छत्रपति शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध से केवल साम्राज्य को नुकसान होगा और उनके आदमियों को भारी नुकसान होगा, उन्होंने मुगलों के अधीन अपने आदमियों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का विकल्प चुन लिया था और उसी का नाम था पुरंदर संधि। बात करते हैं पुरंदर संधि 1665 की, तो शिवाजी को जब भी और जहां भी आवश्यकता हुई मुगलों की मदद करनी पड़ी। शिवाजी ने 1 लाख जो कि होर्नों की आय के क्षेत्र के साथ 12 किलो को रखा। यदि शिवाजी जो कि बीजापुर के नियंत्रण में कोंकण क्षेत्र पर दावा करना चाहते थे तो उन्हें मुगलों को 40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसी शर्त रखी गई थी। वही बात करते हैं उसे पुरंदर, रुद्रमल, कोंडाना, करनाल, लोहागढ़, ईसागढ़, तुंग, तिकोना, लोहिदा किला, नरदुर्ग, माहुली, भंडार दुर्ग, पलास खोल, रूपगढ़, बख्तगढ़, मोरब खान, मानिकगढ़, रायगढ़, स्वरूपगढ़, शकरगढ़, मकरगढ़, मरकगढ़, ठीक है, मरकगढ़, अंकोला, सोंडल और किला मंडल में अपने किले छोड़ने पड़े थे। इतना शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी अपने पुत्र जो कि संभाजी को भी भेजने के लिए तैयार हो गए थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के अधीन 5000 मजबूत बल की कमान सौंपी गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, जीडीपी किस पर निर्धारित होती है, कैसे, ये ऑप्शंस था। तो बात करते हैं भारत में जीडीपी की गणना हर तिमाही में होती है। भारत में उद्योग, कृषि तथा सेवा 3 आम हिस्से हैं जिनके आधार पर जीडीपी को निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही कुल निर्यात में कुल आयात को घटाया जाता है। जो कि आंकड़े आते हैं उन्हें खर्च में जोड़ दिए जाते हैं, जो अंत में बचता है वही भारत की जीडीपी कहलाती है। ठीक है, क्या पूछा था कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न था, क्या पूछा था इसका भी कमेंट करके बता दीजिएगा। 9 नवंबर की आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन किस राज्य में हुआ, या फिर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। बात करते हैं तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना
चुना गया था? तो बताइएगा कमेंट करके कि अध्यक्ष पूछा था या फिर सह अध्यक्ष पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द बैच पुस्तक के लेखक कौन है? मेगन मार्केल आपका राइट आंसर होगा। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके एक बार बताइएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। एक प्रश्न आया था कि भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगे जो कि पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति जो कि फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? ऐसे भी इसका भी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि 1651 में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी पे स्थापित की गई थी? हुगली नदी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो पहला अंग्रेजी कारखाना जो कि 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया था। 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया था। बात करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंची थी। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। इस युद्ध ने बंगाल में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत किया, जिसका बाद में अगले 100 वर्षों में भारत में बहुत विस्तार हुआ था। फोर्ट विलियम 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में जॉन जो कि गोल्ड्सबोरो द्वारा बनाया गया था। मुंबई में 1680 में सीयूडी का किला अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है या फिर हाँ, ऐसे करके प्रश्न था। तो बात करते हैं पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल तथा कुरेम है, और वहीं बात करते हैं पूर्व से 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज शामिल हैं। इनमें से कौन सी नदी आप के ऑप्शंस में दी थी? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न और भी आया था नदियों से कि इनमें से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है या फिर है? एक है और एक नहीं है में ऑप्शंस था, तो आप कमेंट करके बताइएगा। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हिमावती, काबिनी और भवानी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। बाकी कावेरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कमेंट करके एक बार ऑप्शंस बताइएगा। जतिन गोस्वामी किस लोक नृत्य से संबंधित है? सत्रिया लोक नृत्य इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम का नृत्य है। जतिन गोस्वामी असम के एक प्रसिद्ध वयोवृद्ध शास्त्रीय नर्तक हैं। वर्ष 1933 में जतिन गोस्वामी का जन्म असम के ऊपरी भाग दरगांव में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो जतिन गोस्वामी ने अपने पिता की मदद से घर पर सत्रिया नृत्य सीखना प्रारंभ किया था। बाद में उन्होंने वैष्णव सत्रों पर नृत्य और संगीत में विशेषज्ञ गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। सत्रिया नृत्य शैली को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए उन्होंने एक नृत्य समूह की भी स्थापना की थी। बात करते हैं वर्ष 1962 में कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा और रोसेश्वर सैकिया बोरबायन ने एक नृत्य समूह जिसे प्रगति कला परिषद के नाम से जाना जाता है बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया था। जतिन गोस्वामी को कई प्रशंसा और उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 के लिए मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो शंकरी संगीत विद्यापीठ ने वर्ष 1999 में जतिन गोस्वामी को नृत्य आचार्य सम्मान से सम्मानित किया था। वर्ष 1994 में उन्हें शिल्पी दिवस पुरस्कार मिला और वर्ष 1995-96 में उन्हें असम नाट्य समिति मोबाइल
थिएटर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास और शास्त्रीय नृत्य और संगीत में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 2018 में प्रसिद्ध कथक नर्तकी गुरु उमा शर्मा को खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो इस पुरस्कार में एक पट्टिका और 2 लाख रुपए शामिल होते हैं। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट के आए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।